सबसे आखिर में वो 3 मुद्दे मैं पूछूंगी जिसके आधार पर आप लोग जाएंगे चुनाव में, लेकिन अब ये बताइए, अखिलेश यादव के ही शब्दों में उन्होंने कहा ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इनका शोषण करने का काम आपकी सरकार की ओर से किया गया है। मैं आ जाती हूं मुसलमानों पर। आपको वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। मुनव्वर राणा की ओर से अब कहा जा रहा है कि देखिए योगी जी अगर आ गए दोबारा से सत्ता में तो फिर मैं प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। मुस्लिमों की वोट चाहिए बीजेपी को या बिल्कुल चाहिए ही नहीं? आप लोगों ने साइड कर रखा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छे शायर हैं, माँ पे बहुत अच्छी कविता भी कहते हैं। मुझे अफसोस होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अगर वो बाहर जा रहे होंगे तो बाहर विदाई देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। क्योंकि योगी जी आएंगे ही आएंगे और अगर कोई घोषणा करेगा बाहर जाने की तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो आप उनकी विदाई करने के लिए नहीं, मैं विदाई करना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं लखनऊ में रहें, लेकिन अगर वो खुद से कोई घोषणा करता हूं मैं तो उनका सम्मान करता हूं। उनकी कविता जो माँ पे सुनाते हैं तो मैं सुनता भी हूं, लेकिन किसी के बहकावे में आकर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं? तो लोग छदम रूप पे प्रचार करते हैं। अब लखनऊ की बात करते हैं, माननीय अटल जी, लखनऊ चुनाव होता था, कितना प्रतिशत मुसलमान को मिलता था? मैं 110 वार्ड में से मैं 106 वार्ड में जीत कर आया हूं चुनाव। 27 वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है। 27 में से 25 वार्ड में मैं चुनाव जीता हूं। क्या अटल जी की बात कर रहे हैं? अभी मौजूदा सरकार के बारे में बताइए ना। मुस्लिमों के वोट मिलते हैं क्या? मैं मौजूदा सरकार में चुनाव महापौर का जीत के आया हूं। 110 वार्ड में से 106 वार्ड जीत के आया हूं। और माननीय राजनाथ सिंह जी भी चुनाव जीत के आए हैं। जो मुस्लिम बहुल वोटों का आप निकाल लीजिए क्रम, आप देखिए कितना वोट यहां पर मिला है। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर पार्टी ने काम ही नहीं किया। एक आंकड़ा में कहूंगा आज तक बहुत अच्छा और तेज चलने वाला चैनल है, ऐसा मैं मानता हूं। ये बिल्कुल सच है। तो उसको एक तेजी से कहिए, एक आंकलन निकाल ले। ये जो सपा बसपा और उनके समर्थक माकपा भाकपा जितने एन केन प्रकारण जितने दल हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की सरकारों का एक आंकड़ा निकाल लीजिए और उत्तर प्रदेश की सरकार का आंकड़ा निकाल लीजिए। 4.5 वर्ष में केंद्र की और प्रदेश की सरकार का सबसे ज्यादा लाभ किस संप्रदाय को मिला है? आपको जिसकी आबादी के हिसाब से अगर 18-19% मुस्लिम आबादी है तो उससे कहीं गुना यानी 1.5 गुना से ज्यादा उसको लाभ अगर कहीं हमारी योजनाओं, चाहे वो मकान मिले हों, चाहे वो घर घर शौचालय बने हों, फिर भी भरोसे की कमी क्यों दिखती है समुदाय में? मिला है। आपकी पार्टी को लेकर भरोसे की कमी क्यों दिखती है फिर मुस्लिम वर्ग में? ये मुझको लगता है कि भरोसे की कमी उन लोगों को दिखती है जो लोग मुस्लिम को चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, जो वो चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो गरीब रहे, वो दरदोजी का ही काम करता रहे, वो पंचड़ ही बनाता रहे। ऐसा ही कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों ने हमेशा किया है। बीजेपी आई, उसने मदरसों का मॉडर्नेशन हो, मदरसों की शिक्षा का एक अच्छी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा में वो शामिल हो, मुसलमान को भी पढ़ने के अवसर मिले, उनकी शिक्षा का उच्चीकरण हो। ये काम हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि उनको बराबरी का दर्जा, अच्छी नौकरी और अच्छा उनको स्वरूप तब मिलेगा जब उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। काम केवल बीजेपी ने किया। अगर बीजेपी की नकारात्मक सोच होती तो ये सकारात्मक पहल क्यों करती? हमने इसलिए किया कि हम उत्तर प्रदेश को जातिवाद और संप्रदायवाद से उठाकर राष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा और भारतीयता का जो पक्ष है वो अक्षुण्ण और मजबूत रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। उसमें लोग बोलते हैं ये तो सांप्रदायिक है। कहां से हम सांप्रदायिक है? कौन सा हमने काम किया है? आज मुसलमान को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली कहीं तो उत्तर प्रदेश में मिली है। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा होते थे, आज से आप ले लिए, हर महीने कर्फ्यू लगा करता था उत्तर प्रदेश में। अब ये तो आने वाले वक्त में आंकड़े ही बताएंगे कि तमाम फायदों का लाभ बीजेपी को कितना मिलता है 2022 में। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे और सवाल हैं, आपने जिक्र किया कि आप जिस इलाके से आते हैं वहां पर भी मुस्लिम वोटर बहुतायत तादाद में हैं। आपने विधानसभा और लोकसभा का एक भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। अब बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि जैसे बंगाल में दिग्गजों को मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, वही प्रयोग अब उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा और बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, तो क्या दिनेश शर्मा जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? महापौर का चुनाव सांसद के चुनाव से बड़ा होता है। 7 विधानसभाएं उसके अंतर्गत आती हैं और वो 2 बार लगातार मैंने लड़ा है। लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड का रिकॉर्ड वोटों से मैंने जीता है दोनों बार। हाँ। और 2 लाख रुपए से ऊपर मैंने खर्च नहीं किए, कार्यालय भी नहीं बनाया, सभा भी नहीं करी, और इस तरीके से चुनाव को हम लोगों ने लड़ा है। इसलिए चुनाव जो पार्टी हमारे वहां का बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, ऊपर के संगठन का जो निर्देश हो जाता है कि अगर पर्ची बांटना है कार्यकर्ता को, हो गया बड़े से बड़े कार्यकर्ता को, तो पर्ची बांटेगा, वो पूछेगा नहीं क्यों आपने कहा। तो मतलब चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हम लोग मतलब नहीं लगाया करते। हम लोग जो संगठन के निर्णय होते हैं उनका अनुपालन किया करते हैं। यही बीजेपी और कांग्रेस, सपा और बसपा में अंतर है।
यहाँ आप कयास खुद क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि विधानसभा का बीजेपी चुनाव आप लड़े, या बीजेपी फिर आप चाहते हैं कि नहीं जैसे हैं वैसे ही बने? देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं होती। और आप अगर मेरे बारे में कर रहे हैं तो मेरी पार्टी ने मुझे भी 2027 तक के लिए विधान परिषद का सदस्य भी पार्टी ने बनाया है। पार्टी जो कहेगी वो पार्टी का हर नेता उसको मानता है। ये बीजेपी है, अनुशासन युक्त पार्टी है। ये ऐसा नहीं कि मैं ये चाहूंगा मैं वो चाहूंगा, ये कह के बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता इस प्रकार का आचरण नहीं अब करता। चूंकि आपने अनुशासन का जिक्र कर ही दिया है तो मैं आ जाती हूं रीता बहुगुणा जोशी पर। जितेंद्र सिंह को आप लोगों ने शामिल करवाया, बीएसपी के पूर्व नेता को, जिसके बाद वो भारी नाराज हैं बीजेपी के तमाम नेताओं से। उनका ये कहना है कि जिसने हमारा घर जलाया, जिसने स्वाति सिंह और उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी की, बीजेपी के लोग उसका इस तरह से सर झुकाकर वेलकम कर रहे हैं। देखिए मैं इस चीज को यूं कहूंगा कि माननीय रीता जी का बयान आपने सुना है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और पार्टी निश्चित रूप में सभी पक्षों की बात समझ के निर्णय लेती है। जो भी उचित निर्णय होगा पार्टी लेगी।